जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लीजेंड्स एकेडमिक में। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी भूगोल के बारे में, जो कि बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो अगर इंग्लिश के साथ साथ हम लोग चीज़ों को हिंदी में भी समझेंगे तो और अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो आप लोग के लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी जो है वैल्यूएबल होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से डेली आप लोगों को इस क्लास को लेना जरूरी है। आप लोग लीजिए, आप लोग पहला क्लास देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको पढ़ के आप लोग बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, हर एक चीज़ समझ पाएंगे। एनसीईआरटी जो है एक समरी है। क्या है? समरी है। इसके हर एक वर्ड को, हर एक लाइन का मतलब जो है वो समझना जरूरी है, जो कि अभी आप लोग आगे अच्छे से समझ जाएंगे कि हम एनसीईआरटी को समरी क्यों करें। वरना एनसीईआरटी तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं ना, लेकिन हमारे पढ़ाने का मकसद क्या है कि आप लोग जो है वो एनसीईआरटी एक सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो जो भी लोग हैं नए नए आए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या 9th क्लास में या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक, ये क्लास हर किसी के लिए काफ़ी जो है वो वैल्यूएबल कंटेंट उपलब्ध कराएगी। ठीक, इससे तो देखिए आज हम सबसे पहले तो हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने क्यों है। एनसीईआरटी सब क्लास 9th में तो एनसीईआरटी की बुक ही है ना, इसलिए पढ़नी है। लेकिन जो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई यूपीएससी यूपीपीएससी है ना, इनकी तैयारी करे तो उसमें मेंस एग्जाम लिखना पड़ता है, और भी बहुत से एग्जाम में मेंस एग्जाम लिखना पड़ता है। जो एनसीईआरटी है वो हम लोगों की समझ विकसित करती है, बैकग्राउंड से चीज़ें बताती हैं, ये बताती है कि क्या हुआ क्यों हुआ। जब हम लोग इस बेसिस पे पढ़ते हैं तो हम लोग को जो आंसर है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब हम लोग समझेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, इससे मतलब इसके क्या परिणाम हुए, ये होना क्यों ज़रूरी था, इसके क्या अच्छे इफेक्ट हुए, क्या बुरे इफेक्ट हुए, इससे लोगों ने क्या सीख ली, जो हर एक चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी। ठीक, तो आप लोग पहले देख लीजिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है इसमें। ठीक, चैप्टर कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं पहले। अब ये जो पहला चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब कि भारत आकार। आकार से मतलब भारत को जो साइज है वो पढ़ना, भारत का साइज मतलब कैसा है। एक तो जो नीचे तो जो है वो सकड़ा है, वो बीच में चौड़ा है, ऊपर फिर सकड़ा हो गया। ठीक, नीचे जो है किससे मिला हुआ है, समुद्रों मतलब कि सागर से मिला हुआ है। ठीक, सी से, जिसको हम लोग कहते हैं ओशन। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर है, ओशन। साइड में क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? राइट साइड क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल है, जिसको हम लोग बंगाल के खाड़ी, जो कि भी हम लोग समझेंगे। ठीक, लोकेशन स्थिति हम लोग समझेंगे, भारत की स्थिति क्या है, स्थिति में हम लोग समझेंगे अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब कि लैटिट्यूड जो है वो एक्सटेंड कैसा है भारत का, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कैसा है, वो जो है हम लोग अच्छे से सब कुछ समझेंगे। फिर जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक स्वरूप। फिजिकल का मतलब कि भारत के पर्वत, पठार, माउंटेन, ठीक, पेनिसुलर जो चीज़ें हैं वो कैसे हैं, हर एक चीज़ उनकी आकृति कैसे बने, कैसे हिमालय का जो है वो निर्माण हुआ है ना, हिमालय कैसे निर्माण हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो बाकी जो सिविलाइजेशन है हम लोगों की वो कैसे विकसित हुई, उसके क्या भौगोलिक रीजन है, वो सब लोग हम सबको समझेंगे। हालांकि वो हिस्ट्री का विषय हो जाएगा, लेकिन इस पर हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेंगे। जो थर्ड चैप्टर हमारा वो है अपवाह ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब इसमें हम लोग समझेंगे रिवर सिस्टम, नदी प्रणाली। देखो आप लोग देखते होंगे जो गंगा नदी है, उत्तर भारत में कौन सी नदी बह रही है? गंगा। इसके कुछ सहायक नदियां हैं, गंगा, यमुना। गंगा की सहायक नदी कौन है? सहायक नदी को कहते हैं टेरिटरीज। गंगा की टेरिटरीज कौन है? यमुना। और भी बहुत सी नदियाँ हैं जो कि हम लोग अपवाह वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे, बाकायदा बहुत अच्छे से, कि आप लोग के दिमाग में एकदम चीज़ें बैठ जाएँ और समझ भी जाए, एक बेसिक जो समझ है वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए। जो फोर्थ चैप्टर वो हमारा जलवायु है। ये हालांकि सबको कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पता चलेगा कि आखिर हम लोग रह रहे हैं कैसे, चारों तरफ से हम लोगों के ऊपर एक जो है एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर वो कार्य करता है। अगर वो ना हो तो हमारा शरीर कैसे फट जाए के हिसाब से आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग एक प्रेशर हम लोगों के ऊपर लग रहा है, जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में लगता है कि बस ऐसे नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों के ऊपर वर्क कर रही हैं, जिसके बिना जीना जो है वो असंभव है। वो सब हम लोग जलवायु वाले टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, क्लाइमेट में। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर वो है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, विल्ड लाइफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हिमालयन वेजिटेशन है वो कैसी है, ठीक, वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे, कौन से कहाँ पर हैं वन्य जीव, किस क्षेत्र में कैसे पाए जाते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना।
कि कैसे अब हमारा जो देश है वो चाइना को पिछाड़ के विश्व के नंबर 1 जनसंख्या बन चुका है, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि अगर जनसंख्या काफ़ी पढ़ी लिखी हो, स्वस्थ हो और एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में अगर वर्ग करे तो जनसंख्या वरदान भी साबित हो सकती है। लेकिन अगर जो जनसंख्या है एक भार के रूप में रहे तो वो देश के लिए एक मतलब कि खराब भी हो सकती, एक मतलब कि समझ लीजिए कि डेवलप में बाधा भी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए हर किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, इन सब पर हर देश की सरकार को काम करना जरूरी होता है, जिससे सभी लोग अपनी पूर्ण कैपेसिटी के साथ, कंप्लीट क्षमता के साथ कार्य कर पाए। हम लोग अच्छे से समझेंगे हर एक चीज़ खोल के, बढ़िया। इतना समझ आ गया। अब देखिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब कि भारत आकार और स्थिति। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कि परिचय, भारत का परिचय। फिर पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने कहा था लेटीट्यूड, एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूड, ये सब अच्छे से पढ़ना है। लंबाई कितनी है भारत की, चौड़ाई कितनी है, लेंथ, विड्थ, है ना, वाइथ, जो ये सब पढ़ना है। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व की तुलना करेंगे आपस में, भारत और विश्व से क्या संबंध रहे हैं, पुराने कैसे रिलेशन रहे हैं, अभी से रहे हैं या बहुत पुराने समय से रहे हैं, ये सब अच्छे से समझना है। फिर समझना है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, कैसे व्यापार मार्ग रहे हैं, कब थल के द्वारा होता था, कब जो है वो जल मार्ग खुला भारत से व्यापार का, है ना, कैसे खुला, कब बीच में एक स्वेज नहर के आने से कितना आराम हुआ देशों को, कितनी दूरी तय करने से बच गए हैं लोग, है ना, जल की जो दूरी है जल मार्ग द्वारा। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, मतलब कि चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और जितने भी हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, है ना, 7 जो हैं वो थल द्वारा जुड़े हैं, और जो 2 कंट्री है वो जैसे कि कौन, हमारा श्रीलंका और मालदीव, वो कैसे जुड़े हुए हैं भारत से, वो एक जल के द्वारा जो है वो पड़ोसी देश हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, है ना, आप लोग इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए कि एक आप लोगों को ये पता रहे कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, और ये अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे भारत का परिचय। ठीक, भारत के परिचय में देखिए जो कुछ 3-4 मेन लाइनें दी गई हैं, लेकिन हमने आपसे कहा है कि जो एनसीईआरटी है वो समरी है। इन लाइन का मतलब पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहली लाइन कह रही है, जो पहला सेंटेंस वो कह रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। सिविलाइजेशन क्या होता है, मतलब सभ्यता, नाम ही है सभ्यता, मतलब जो मतलब कि वेल मैनेज्ड तरीके से जहाँ लोग रहते हैं वो एक सिविलाइजेशन कहलाती है। क्या, सिविलाइजेशन, मतलब कि सुव्यवस्थित तरीके से जहाँ लोग रहते हैं उसको सिविलाइजेशन कह देते हैं, या उनकी संस्कृति कह देते हैं कि वो किस संस्कृति है। जैसे कि हम लोग की संस्कृति अलग है, फॉरेन की अलग है। हालांकि अब जो है वो मिक्स कल्चर हो गया है, क्योंकि हम लोग जब से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, और हालांकि वैश्वीकरण अभी से नहीं हुआ है, ये इतिहास का विषय है कि वैश्वीकरण तो काफ़ी पहले हो चुका था। तो उससे जो है हम लोगों की बहुत सारी जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, जैसे कि हम लोग देखिए वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं। पहले धोती कुर्ता पहनते, तब देखिए कोट पैंट मतलब कि पहनते हैं। विदेश में भी हम लोगों का कल्चर अब अपनाया जा रहा है, जैसे अब जो है हम लोगों को कल्चर का काफ़ी प्रचार हो रहा है ना, लोग देखो विदेश से यहाँ आ रहे हैं। वृंदावन आप लोग हर जगह देख सकते हैं कि कैसे हम लोग का कल्चर भी अब प्रोग्रेस कर रहा है, विकसित हो रहा है अच्छे से। तो ये समझ लीजिए भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी सभ्यताएं थी, जो बहुत पुरानी सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि कहाँ विकसित हुई, दजला और फरात नदियों के साइड में। एक सभ्यता थी कौन सी, मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के साइड में विकसित थी। एक चीन की सभ्यता थी। उसी तरह हम लोग की भारत की सभ्यता कौन थी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि कहाँ पर डेवलप हुई, जो कि कहाँ फली फूली, कहाँ विकसित हुई, तो वो सिंधु नदी, मतलब सिंधु रिवर और इसकी जो टेरिटरी थी, मतलब कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास जो थी, वो हमारी सभ्यता फली फूली। अब आप लोग के दिमाग में ये भी जो है वो आना चाहिए कि जो जितनी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी और उनके सहायक नदियों के पास ही क्यों फली फूली या डेवलप हुई। तो भैया सिंपल सी बात है, जहाँ नदी होगा वहाँ आदमी सिंचाई कर सकता है, खेती कर सकता है, पानी, वहाँ पेड़ पौधे बहुत होंगे, आसपास जो है जंतु बहुत होंगे, जिसको पालतू और मांस के रूप में जो प्रयोग करते हैं उनके लिए मांस उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। जो पालतू बनाना चाहते हैं उनके लिए पालतू दूध, दही, मतलब ये सब जो है वो
पशु से मिलता है, जैसे कि गाय होगी उनसे दूध मिलता है ना, और बकरी जो है ये सब बकरे का इस्तेमाल लोग मीट के लिए करते हैं, और उसके बाद भेड़ से ऊन प्राप्त होता है ना, बहुत सी चीज़ें, लकड़ी से फर्नीचर बनाने के काम आती है, औजार बनाने के काम। इसलिए जो जितनी सभ्यताएं हैं वो आसानी से, जिनको आसानी भैया जहाँ जिसको आसानी होगी वहाँ ज़्यादा आदमी पनपेगा। जैसे आप लोग देख लीजिए उत्तर भारत, जो कि हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ जो है घनी आबादी है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर रहने के सभी साधन जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक, जल पेड़ पौधे, मतलब कि खाने पीने का सामान, मिट्टी बहुत उपजाऊ है यहाँ की, जो है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी जो है। ठीक, आगे मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। समझ आ गया इतना। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इट हैज़ अचीव्ड, और जो याद रखना जो हमारी सभ्यता है वो थोड़ी बहुत नहीं 4,500 साल पुरानी है, कम से कम कितनी, 4,500, और ये और भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। इस पर शोध चल रहा है, अगर वो शोध जो है वो कंफर्म हो गया तो विश्व की सबसे पुराने सभ्यताओं, मतलब कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक नहीं होगी, बल्कि मतलब वही होगी, नंबर 1 पे हमारी कौन होगी, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी होगी इंडिया की, जो कि कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट लाइन वो कर रहा है, इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स, मतलब कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। इसका मतलब क्या है भैया, हमारा तो देश सोने की चिड़िया थी, तो बहुत पहले से विकसित होना चाहिए। 50 साल में, 5 दशक में ही क्यों इतना, मतलब कि बात चली है 5 दशक की। ऐसा इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया है नहीं, था, क्या था। बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इतना निचोड़ा, इतना क्रूरता के साथ व्यवहार किया है, अपनी इतनी क्रूर नीतियों का सहारा रहा, इतनी क्रूर पॉलिसी लाए, इतनी कि हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया से क्या हो गया, दरिद्र भारत बना के छोड़ा। जब देश आज़ाद हुआ तब हम लोगों को सोने की चिड़िया के रूप में नहीं, बल्कि एक दरिद्र भारत के रूप में मिला। और जितने भी हमारे राजनीतिक लोग थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने भी महानुभाव लोग थे, और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, और भी बहुत से लोग थे, है ना, जिन्होंने संविधान बनाने में योगदान दिया, कसके अच्छे से योगदान दिया। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक दरिद्र भारत को एक महान भारत बनाने का सपना सभी का था। और उसके लिए, और क्योंकि तब पहले संसाधन बहुत कम थे, भारत के पास बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ये समझ लीजिए कि एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, थोड़ी बहुत नहीं, एक्सट्रीम, अत्यंत गरीबी की दशा में था भारत। बहुत सारी चुनौतियां भी थी भारत के सामने, जैसे कि विभाजन की चुनौती देखनी पड़ी भारत को आज़ादी के बाद ही। फिर उधर पाकिस्तान से नरसंहार हुआ, ठीक, इधर चाइना का भी बीच में वार हुआ, मतलब 2-3-4 युद्ध भी भारत को सामना करना पड़ा। बहुत सी जो वैश्विक पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा भारत को, है ना। फिर हालांकि कृषि प्रधान देश था, फिर बहुत से अच्छे सुधार भी हुए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई, उससे हम लोग को जो भारत था वो कृषि प्रधान देश जो था, जो कि भारत जिसलिए जाना जाता था, उसमें और भारत की उन्नति हुई। पहले भारत क्या कर रहा था, अमेरिका से गेहूँ मंगाने लगा था, फिर अमेरिका नखरे दिखाने लगा था, फिर यहाँ पर हरित क्रांति हुई। अब क्या है, हम लोग खुद गेहूं का निर्यातक हैं, बहुत बड़े, है ना, अच्छे खाते निर्यातक हैं गेहूं के। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 5 दशक में भारत ने बहुमुखी नीति, मतलब आर्थिक, देखिए हम लोग का जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी फली फूली इन 50 सालों में, है ना। अब देखिए इस समय IT का भी जो है वो IT सेक्टर भी काफ़ी फल फूल रहा है। डेयरी उद्योग में तो भारत नंबर 1 पर है ना, दूध और डेयरी के मामले में विश्व में नंबर 1 है। काफ़ी चीज़ों में तो भारत नंबर 1 है, इंडस्ट्री में। अब देखिए सेवा क्षेत्र में, मतलब कि सर्विस सेक्टर में भी भारत कितना आगे निकल चुका है ना, निकल रहा। और धीरे धीरे जो भारत का जो सपना है वो विश्व गुरु बनने का है, वो भी धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है, ठीक। और भारत देखिए किस तरह विश्व में एक किस हिसाब से काम कर रहा है, विश्व के मार्गदर्शन के रूप में भी भारत काम कर रहा है। यहाँ तक कि कोरोना में देखा था भारत ने कैसे कितने देशों की एक मानवता के, नैतिकता के तहत, है ना, अपने एथिकल वैल्यू दिखाई कि मतलब कि एक कितने अच्छे तरीके से एक जो भारत का एक लाइन है कि वसुधैव कुटुंबकम, कैसे अपने दिखाया कि भारत सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है, ठीक।
तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए कि पिछले 5 देखिए एक सेंटेंस है लेकिन इसके अर्थ बहुत है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए आपको एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से पढ़नी है। कैसे अच्छे, जैसे कि जब आप लोग अपना आंसर लिखें तो इसमें आप लोग के दिमाग में काफ़ी कुछ हो, काफ़ी कुछ अच्छा, और आप लोग बहुत आराम से कम टाइम में, मतलब सोचने में टाइम ना जाए, खुद ही चीज़ें आपके माइंड में आ जाए, आप लोग आंसर अच्छे से लिख पाएँ। जब अच्छे से लिखेंगे, कम समय में जल्दी लिखेंगे, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। कम समय में जल्दी लिखेंगे, है ना, तो और अच्छी चीज़ लिखेंगे तभी तो नंबर मिलेंगे अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हम लोगों ने भी बात की, कृषि में, उद्योग में, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक रूप से कुल मिला के इन क्षेत्र, भैया हर जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधि सबका मकसद क्या है, आर्थिक रूप से भारत को सक्षम बनाना, आर्थिक रूप से भारत को बहुत आगे ले जाना। नेक्स्ट लाइन है भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि विश्व इतिहास में भारत से, आप लोगों ने सुना होगा, भारत एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन में स्थित है। देखिए नीचे से तो भारत है, तीनों तरफ से समुद्र से, किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो भारत का सारे विश्व के साथ शुरू से, प्राचीन समय से ही काफ़ी व्यापार होता रहा है। भारत के जो मसाले हैं, ठीक, मसाले, वस्त्र, वो पुराने समय से ही बहुत से लोगों, विश्व के काफ़ी लोगों के लिए पसंदीदा सामान बने हुए थे। जैसे कि यूरोप में काली मिर्च, वहाँ पर मीट ज़्यादा लोग खाते हैं, तो काली मिर्च से वहाँ पर लोगों का स्वाद बढ़ता था। काली मिर्च सबसे ज़्यादा जो भारत ने निर्यात किया है वो काली मिर्च का बहुत किया है यूरोप वासियों को। किसके जरिए, अरब और इटली के जरिए, जो कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। हिस्ट्री भी आप लोगों को हमसे पढ़नी है, बहुत अच्छे से आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। इतना ये समझ में आ गया। अब आप देखिए हम लोगों ने परिचय अच्छे से पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति। जब तक आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पहले अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, भारत की स्थिति, ठीक, लोकेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि लैंग इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है वो अभी हम लोग देखेंगे चित्र के जरिए, फिगर के जरिए। मान लीजिए ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी। हालांकि पृथ्वी जो है वो ऊपर से चपटी है, ठीक, पोल से। ये नॉर्थ पोल है हमारा, उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल है, ठीक, इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी जो है वो ऊपर से जो है वो चपटी है, ठीक, और ऊपर और नीचे से, और साइड से जो है वो उभरी हुई है। कैसी है, वो उभरी हुई है, ठीक, मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ा दबी है और साइड से जो है वो उभरी हुई है। इसलिए पृथ्वी के इस आकार को लिख लेना, अगर जब नाम आए, क्या कहते हैं, जियोइड या कहते हैं भूआब। पृथ्वी का खुद का एक जो है वो आकार है, ठीक, इसको कहते हैं भूआब, ठीक, भूआब, जियोइड। अब देखिए बात कर रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि लाइंग इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। तो उत्तरी, देखिए पृथ्वी के हम लोग क्या करेंगे, एक दो भाग हम लोग नहीं करेंगे, एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार ही ऐसे हुआ है, ठीक, इंटरनेशनल सहमति के हिसाब से। ये जो है ये एक रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है, इसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री। और यह इसी रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, याद रखना आप लोग। या इसी को हम लोग इक्वेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में, ठीक, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, और इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। अगर पूछ दे कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, या तो आप लिखेंगे 0 डिग्री रेखा, या भूमध्य रेखा, या इक्वेटर, ठीक, तीनों नाम, इक्वेटर, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। अब देखिए ये जो है भाग, ये देखिए अब 2 भाग में, 2 पार्ट में बढ़ गई पृथ्वी। एक तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हो गया क्या, साउथर्न हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। याद रखना सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज, ठीक, इसको कहेंगे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर।
ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। अब जो सवाल क्या मतलब कि जो बुक में क्या लिखा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लाइंग इंटरनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध तो ये हो गया, तो भारत तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थित होगा, ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध में तो कहीं भी स्थित हो सकता है, यहाँ कहीं, तो हम लोग को जानना है ना एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक। इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न, इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक, याद रखना। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, पृथ्वी जो है वो दो भागों में बटी हुई है। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बीच की जो रेखा है वो पृथ्वी को वेस्टर्न, मतलब कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, कुछ पूर्वी गोलार्ध में भी बांटती है, जो कि हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए जो इंडिया है, इतना तो इंडिया तो यहाँ पर है, ये तो आप लोग को समझ आ गया कहाँ है, यहाँ पर। अब ये 0 डिग्री रेखा है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, ऐसे जो ये चलती जाएगी ना 1 2 3, और लास्ट में कहाँ तक पहुँच जाएगी ये 90 डिग्री तक। कहाँ 90 डिग्री, जो कि पोल पर है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और सेम यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, जिसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक, साउथ पोल। ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक। तो ये सॉरी दोस्तों, थोड़ा हेल्थ इशू है, इतना समझ में। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे कह रहा है कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक, इधर मिनट लगा लीजिए, उत्तरी, या कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप लोग ये कहेंगे भैया इधर से इधर है तो दिशा तो किसी ना किसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए, ये इधर भी नॉर्थ लिखा है, इधर मतलब कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये क्या है, मतलब कि जो अक्षांशीय विस्तार है जिसको कहते हैं हम लोग मेनलैंड का। और ये बात किसकी चल रही है, ये चल रही है मेनलैंड की, मुख्य भूमि की बात चल रही है। अभी हम लोग संपूर्ण भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक, इसको नहीं ले रहे, ठीक। पहले हम लोग मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मेनलैंड से लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन, कुल अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए लेटिट्यूडनल किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक। लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, इधर समझ लेते हैं। ये जो रेखा है जो लेटी लेटी है, समझ लीजिए जो लेटी लेटी है वही लेटिट्यूड है, क्या है, लेटिट्यूड। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में अक्षांत रेखा, क्या कहते हैं, अक्षांत रेखा, ठीक, लेटिट्यूड लाइन, अक्षांत रेखा। तो ये जितनी भी रेखा है लेटी लेटी यहाँ तक पूरी जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। ये ऐसे चलनी, देख ली इधर से इधर, ठीक, इधर से इधर चलनी। अब ये कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, पोल पे एक बिंदु के हिसाब से ये हो जाती है, एक बिंदु मान लिया जाता है इनको, ठीक। तो अगर देखिए इससे क्वेश्चन और बनेगा, अगर क्वेश्चन बन जाएगा कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, क्या अक्षांशीय रेखाएं, मतलब कि जो लेटिट्यूड लाइन्स हैं हमारी, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये मतलब कि जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलने पर, मतलब कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने पर, ये जो हमारी ये जो लेटिट्यूडनल लाइन्स है, मतलब लेटिट्यूड लाइन्स हैं जिनको अक्षांश रेखा कहते हैं, इनका साइज घटता है कि बढ़ता है। तो दोस्तों इधर से हमको ये भी पता चल गया, देखिए साइज घट रहा है। जब हम लोग इक्वेटर से, ये इक्वेटर है हमारा भूमध्य रेखा, जब हम लोग इक्वेटर से चलेंगे कहाँ, पोल की तरफ, चाहे ऊपर से चले चाहे नीचे, इधर भी पोल है, ठीक। ये लाइन जो है ये हमने मान लिया, ये क्या, ये जो है ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक। अब जब हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे, ठीक, तो यहाँ भी तो चल रही है रेखा है, बीच में तो कोई इधर एक करके रेखा भी होगी, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। साथ ही इस चैप्टर में सब कुछ समझ लेना अच्छे से, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होने ही हैं। अब ये देखिए ये 90 डिग्री, तो ऊपर की बात करें या नीचे, कुल मिला के इक्वेटर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, जो लेटिट्यूड लाइन से हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो जो है उनकी जो लंबाई है वो घटेगी, क्या होगी, उनकी लंबाई घटेगी, इतना आप लोग याद रखना। अब बात पहले हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, मतलब अपने
पॉइंट पर। पॉइंट हम लोग क्या चल रहा था, कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। मतलब कि देखो ये ऐसे से जा रहा है, कैसे ऐसे से, तो हमको ये बताना है ये तो 0 डिग्री है, ठीक। ये देखिए ये कितने, यहाँ पर कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8, तो कुल मिला के भारत जो है वो यहाँ से यहाँ तक कहीं होगा। कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ तो 0 है, ठीक। अब भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 है, तो यहाँ पर कहीं होगा। अब देखिए, अब ये तो पता चल गया कि भारत जो है यहाँ पर कहीं होगा, मतलब कि इतने से भाग में कहीं होगा, इतने से। अब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा ये तो पता नहीं, ठीक। अब देखो पहले तो हमें यही नहीं पता था कि उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ये नहीं पता था यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब हमको पता चला कि अक्षांशीय विस्तार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार मतलब कि जो उसका क्या है, लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है इंडिया का, वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है, तो हमको ये तो पता चल गया ये ऊपर नीचे कहीं नहीं है, ये इतने से भाग में है कहीं उत्तरी गोलार्ध में। तो इतना पता चल गया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम लोग ये समझ गए भारत जो है वो यहाँ पर कहीं, मतलब कि अब देखिए यहाँ पर कहीं होगा। अब हमको ये पता चल जाए इतने में तो है, अब कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। इसके लिए हम लोगों ने क्या, एक लाइन और होती है देशांतरीय, मतलब जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन्स। मतलब कि लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है लॉन्ग मतलब लंबा, जो लंबी लंबी हूँ, तो इसलिए हम लोग ये समझ लेंगे, ठीक। ये जो रेखा होती है लंबी लंबी, इसको हम लोग क्या कहते हैं। और याद रखना ये छोटी नहीं हो रही है, ये पूरी पृथ्वी गोल है ना, कभी ग्लोब से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक। ये जो रेखा है ये छोटी नहीं होती, ये सेम होती है। क्या होती है, सेम। तो ये जो लंबी लंबी रेखा है, जो ये लेटी उनको तो लेटीट्यूड कह दिया, अचांत रेखा, लेकिन जो ये लंबी लंबी रेखा है ये क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, इनको हम लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, ठीक। देशांतर रेखा, या इसको कह देते हैं, यही हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। अब देखो, अब आप लोगों को समझ में आएगा कि किसी देश की एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए जो अक्षांश रेखा, देखिए इसमें तो सीधा बता दिया कि देशांतरी विस्तार इतना है, अक्षांशीय विस्तार इतना है, लेकिन जब हम लोग समझेंगे अच्छे से तभी तो समझ में आएगा कि इसका ये कहने क्या चाह रही है एनसीईआरटी। तभी हमने कहा था एनसीईआरटी समरी है, अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये देखिए समझ आ गया, ये होगी देशांतर रेखा, है ना। तो देशांतर रेखा मतलब कि लैटिट्यूड लाइन्स और लॉन्गिट्यूड लाइन्स बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी स्थान और जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, ठीक। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। तो देखिए हम लोगों ने ये तो समझ लिया अक्षांशीय कि यहाँ पर कहीं जो है हमारा इंडिया है। अब हम लोग चलते हैं देशांतरी विस्तार पर। देशांतरी विस्तार देखिए कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, मतलब कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 68 डिग्री। अच्छा हाँ, ये पहले समझ लेते हैं कि इधर जो है ये नॉर्थ ही क्यों लिखा है, इधर कहाँ गया, ये इधर जो है, इधर ये उत्तरी में नॉर्थ ही क्यों लिखा है, ठीक। इधर नॉर्थ क्यों लिखा है हम लोगों ने, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इधर नॉर्थ ही क्यों लिखा है, बदला क्यों नहीं। तो याद रखना बदला क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा देश है उत्तरी गोलार्ध, अभी हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं और कौन से, नॉर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हैं तो नॉर्थ में, चाहे 8 डिग्री 4 नॉर्थ बोलेंगे, अगर यहाँ होते तो 8 डिग्री 4 हम लोग साउथ बोलते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग नॉर्थ में, इसलिए 8 डिग्री 4, या ये है तो साउथ की ही अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इधर भी तो है तो नॉर्थ में से 33 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखिए ईस्ट क्यों आता है, कहाँ, देशांतरी विस्तार में, वहाँ समझ लेते हैं। ये समझ गए आप लोग कि ये जो लंबी लंबी लाइन है इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। तो यहाँ पर कहीं हमारा भारत होगा। हालांकि हम लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन हम एक विधिवत पढ़ रहे हैं, ठीक, अच्छे से समझ के। अब देशांतरी विस्तार जो है हम समझ के, ये जो है ऐसे ऐसे जो है वो लाइन चलती हैं, ठीक। एक रेखा जो है ये ऐसी है पृथ्वी की,
ठीक, ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में किसने बांट दिया पृथ्वी को, 0 डिग्री रेखा। और एक चीज़ और याद रखना, ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पे है नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन थे जिससे कि हम लोग अच्छे से हर चीज़ समझ पाएँ, पृथ्वी से रिलेटेड हर चीज़ का नॉलेज जो है वो अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ें जो खोज कर पाए वो सब इसी के लिए इमेजिनरी लाइन था। ऐसी कोई हकीकत में रेखा पृथ्वी पे नहीं है, सिर्फ इसे एक इमेजिनरी लाइन की तरफ हम लोग समझेंगे। ये जो है ये 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री रेखा है ये क्या करेगी, ये करेगी, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट देगी। लेकिन अब जो ये वाली जो रेखा है, जो एक सीधी सीधी रेखा है 0 डिग्री रेखा, ये क्या करेगी, ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटेगी। लेकिन कैसे, सीधे सीधे, मतलब कि ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, इधर हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब कि पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो गया ये हो गया दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। और इधर का जो भाग हो गया ये हो गया ईस्टर्न गोलार्ध। क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, आप लोग याद रखना। अब देखो कितना है हम लोगों का जो देशांतरीय विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो इंडिया का, वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, तो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो इधर जो है ये क्या है, ये 0 डिग्री, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री। और याद रखना ये कहाँ से निकलती है, ये लंदन, ठीक, लंदन की ग्रीनिच से निकलती, कहाँ, ग्रीनिच से, ठीक। और जो यहाँ से ही समय का निर्धारण होता है, यहीं से समय का निर्धारण होता है। अब हम लोग आगे ये भी समझेंगे कि हम लोग जो है, हम लोगों को टाइम लंदन से 5.5 घंटे आगे ही क्यों होता है, ठीक, लंदन से। इसमें जो है देशांतरीय विस्तार की ही भूमिका होती है, जो कि हम लोग समझेंगे। अब देखिए हम लोग ऐसे से चल रहे हैं, हालांकि नॉर्थ है तो अभी नीचे का भूल जाओ, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक। तो ये 0 हुआ, 1 2 3, ठीक, ऐसे चलते चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ आएंगे, कहीं इधर पर कहीं 68 डिग्री के पास आएंगे, ठीक, 68 डिग्री। तो हम लोग ये समझ गए, ठीक, इसको मिटा लो अच्छे से। तो हम लोग ये समझ गए जो भारत है हमारा वो 68 डिग्री, यहाँ से कहीं जो है, यहाँ कहीं 68 डिग्री है, यहाँ से चालू होगा, ठीक, यहाँ से, और यहाँ पर कहीं जो है, ठीक, यहाँ पर कहीं है भारत। और इधर कहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक। तो देशांतर विस्तार जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो इसके आगे ईस्ट क्यों लगा देते हैं, आप लोग देख लो भारत कहाँ है, भारत है पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए इसको जब देशांतर की बात करते हैं, हालांकि देशांतर पश्चिम से पूर्व हम लोग चल लेना इधर, तो हम लोग पूर्व में हैं, पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए ईस्ट लगा देते हैं। तो भारत इधर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से इधर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट तक। मतलब यहाँ पर गुहार माता से लेके गुजरात में, यहाँ पर कहाँ अरुणाचल प्रदेश में वलांगू, किब्तु जो है, किब्तु वलांगू तक है। और नीचे जो है हम लोग यहाँ पर कितनी 8 डिग्री 4 मिनट रखा, यहाँ के एक केप कोमोरिन है, ऊपर इंद्रकाल तक जो है, ठीक। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कहीं जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। तो इतना आप लोगों को आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ना भी आया, ठीक, पहली बार में देखो, अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो 2-3 दिन में बोल भी जाओगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आप लोग जब 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना तो खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने समझाया ऐसे कि आप लोगों को समझ में आ जाए एक एक चीज़। और देखिए जब कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तब जाके जो चीज़ें हैं कहीं और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगे। तो आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, देशांतरीय विस्तार पढ़ लिया, ठीक। तो इतना हम लोग क्या करें, हटा दें, अभी इतना हम लोग हटा दें, इतना समझ गए। और देखिए भारत की लोकेशन क्या है, भारत उत्तर पूर्वी, भारत की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है, उत्तर पूर्वी, उत्तर में पूरब। तो इसलिए भारत कहाँ पर वो करता है एग्जिस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक, याद रखना। भारत की स्थिति क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये उत्तर और इधर पूर्वी है, मतलब कि नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर है कहीं, ठीक। इतना आप लोग याद रखना। अब हम लोग पहले पॉइंट पे आते हैं ना अपने, समझना तो बहुत कुछ है, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो कह रहा है, आगे कह रहा है, ये तो हो गया मेनलैंड। और याद रखना यहाँ पर जैसे भारत है, ठीक, यहाँ पर कहीं जो है वो है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो हम लोग को जो है ये भी भारत का हिस्सा है, इसलिए ये तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन ये जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट है। इसलिए अगर संपूर्ण भारत का आ जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है संपूर्ण भारत का, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो वो लिखना आप लोग 6 डिग्री 4 मिनट से कितना 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर मेन लैंड का मुख्य भूमि का पूछ दे लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन अक्षांशीय विस्तार, तो आप लोग क्या लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखना ठीक, ये सब चीज़ें नोट कर लेना अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक। अगर आप खुद से नोट करोगे ना तो आप देख लेना, अभी भले आप लोग मालूम अगर नहीं नोट करोगे किस वजह से, खाली आलस की वजह से, एक बार आलस त्याग दो वो फिर आदत में आ जाएगा आपकी। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको छोटी मोटी नौकरी जगह बहुत अच्छी नौकरी तक भी पहुंचा सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कोई क्या तैयारी करने पुलिस की, दरोगा की, और बन गया IAS। ये वो धीरे धीरे अब या तो ऐसा माहौल मिल जाता है उसको, या धीरे धीरे वो खुद से ऑब्जर्व करने लगता है चीज़ें, है ना। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा करना तो छोटी छोटी चीज़ें खुद से भी समझना ही पड़ेगा, हालांकि हम तब आपको बताते रहेंगे। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर यहाँ पर लंबाई कितनी है, जो बात किसकी चल रही है भारत की। तो भारत जो है ऐसे, ठीक, मैप ज़्यादा अच्छे से ना बने तो कुछ, ये मान लीजिए ये हमारा जो है वो भारत है, ठीक, या ऐसे है कहीं, ठीक। ऐसा कहीं भारत है, ठीक हमारा। अब ये बात कर रहा है लंबाई की, लंबाई लेंथ कितनी इंडिया की। तो याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, मेन लैंड की बात चल रही भी। तो जो भारत की लेंथ है वो कितनी है, भारत की लेंथ है बच्चों कितनी, 3214 किलोमीटर। कितनी है, इसको ऐसे याद कर लो 3214, ठीक, किलोमीटर। भारत की जो लेंथ है वो कितनी है 3214, 3214 किलोमीटर। लेकिन अब अगर चौड़ाई की बात कर दे, किसकी चौड़ाई की, चौड़ाई कहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक है चौड़ाई, मतलब कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक। तो वो कितनी है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्या लेंथ। लेकिन अगर चौड़ाई की बात करते तो वो कितनी है दोस्तों, वो है 3233 किलोमीटर। कितना है 3233 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ से क्या, अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखें, लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है भारत का अक्षांशीय विस्तार, वो कितना है 6 डिग्री 4 मिनट से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और वो जो ये वाला विस्तार है वो कितना है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशनल जो है देशांतरीय विस्तार, वो कितना। और याद रखना ये क्या है, ये नॉर्थ है ना, भूलना मत। ये कितना है 68 डिग्री 97 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट टू कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों का जो अंतर है वो ऑलमोस्ट आप देख लेना, अक्षांशीय विस्तार और वो लगभग 30 डिग्री। अगर इधर पूरा आप लोग मिलाओगे तो 30 डिग्री है, इधर भी कितना 30 डिग्री के अंदर ही आएगा। अब आगे हम लोग ये भी समझेंगे बाद में, ठीक, थोड़ी देर बाद ये भी समझेंगे कि आखिर जो गुजरात का समय है वो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे क्यों है। इसमें भी किसकी भूमिका है, देशांतरीय विस्तार की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, ठीक। तो इतना लंबाई समझ गए, चौड़ाई समझ गए। स्थलीय सीमा की बात कर ले, जब स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा मतलब कौन सी सीमा, लैंड बाउंड्री की अगर बात करें तो लैंड बाउंड्री की जब बात आए, ठीक, तो लैंड बाउंड्री जो है हम लोग हमारी यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरी ये, ठीक। फिर इधर पता है आप लोगों को हम लोग कहाँ से जुड़े हैं, बे ऑफ बंगाल, क्या बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है अरेबियन सी है, अरेबियन सी, मतलब ये जो है ये कोस्टल लाइन है, क्या है कोस्ट लाइन है, तट रेखा है। तट रेखा मतलब जो पानी से लगी हुई हो, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्थलीय रेखा। टोटल स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो वो है इसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर कोस्ट लाइन की बात करते हैं ये ठीक, ये कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो ये कितना है 7516.6 किलोमीटर, ठीक। और इसमें हम लोग क्या उसको अंडमान निकोबार को भी ऐड कर लेते हैं, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक। तो अगर संपूर्ण भारत का पूछ दे तो 15,200 में इसको ऐड कर देना आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तट रेखा। तट रेखा भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक, कोस्ट लाइन, ठीक। अब इतना जो है आप लोग अच्छे से पहले ये चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जो हमारा मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो क्या है, जिसको हम लोग मानक यामयोस्तर भी कहते हैं।
वो इंडिया की कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, साढ़े 82 डिग्री। ऐसा क्यों है ना? ऐसा इसलिए कि हमारा जो भारत है कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है कि जैसे रूस है, रूस में कितना है, 11 मानक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक। कनाडा में 8 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत बड़े हैं, वहाँ कोई एक मानक या न्यूनतम मतलब कि एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कैसे, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक। फिर भी लेकिन हम लोग जो दोनों लोग हैं वो एक ही टाइम लाइन का, एक स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन, स्टैंडर्ड तभी कहा गया है, इसी से पूरे देश में समय का निर्धारण होता है अपने। मतलब कि अगर यहाँ 1 बजा है तो अरुणाचल प्रदेश में, अगर गुजरात में 1 बजा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी 1 बजेगा, जबकि 2 घंटे का स्थानीय समय का अंतर हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ गुजरात में 1 बज रहा हो तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में 3 बज रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। मतलब कि सबसे पहले जो सूरज है वो कहाँ निकलता है, सूर्य का सन कहाँ राइज होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे कि मानक समय रेखा क्या है, और हमारा जो देश है वो ग्रीनविच लाइन से, लंदन से क्यों जो लंदन से निकलती है उससे 5.5 घंटे आगे क्यों है, और इन जो स्थानीय समय है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के, उसमें 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, ठीक। ये सब समझेंगे। हम लोगों को पता है ये क्या है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है। क्या है? 0 डिग्री रेखा है, देशांतर रेखा चल रहा है, ठीक। मतलब कि कौन सी, लॉन्गिट्यूड वाली, ये 0 डिग्री है। और भारत कहाँ से कहाँ तक है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ कहीं मान लीजिए भारत है अपना, ठीक ठीक। और यहाँ मान लीजिए ये जो है पूरा है, ये जो है इधर मान लीजिए कुछ वो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। मान लिया इसे, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर कितना है विस्तार, वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। पूर्वी क्यों, क्योंकि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है ना, इधर से उत्तरी, इधर से पूर्वी, इधर इसलिए ईस्ट लगा देते हैं। देखिए बार बार हम इसलिए कहेंगे आपको जिसमें रट जाए, ठीक। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। और जो रेखा है कौन सी, ये 82 डिग्री, ये तो 68 है, फिर 70 75 80 ऐसे चले के, तो ये जो 82 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री रेखा है वो कुछ ऐसे गुजरती है। कैसे? कुछ ऐसे जो है वो गुजरती है। ये कौन सी रेखा है, 82, ठीक। ईस्ट, ये भी देशांतर रेखा है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, इधर कहीं उत्तर प्रदेश है, और जो कि कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ये आप लोग याद रखना, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी, ठीक। अच्छे से याद रखना। अब हम लोग समझेंगे कि लंदन से जो है हमारा देश वो 5.5 घंटे आगे क्यों है। मतलब अगर इधर 12 बजेगा, लंदन में कितना बजेगा, 12 बजेगा, कब, दोपहर का, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, हमारे यहाँ बजेगा इंडिया में 5:30। कितना बजेगा, 5:30, ठीक। 5:30 बजेगा शाम को, ठीक, 5:30। ऐसा क्यों है अभी हम लोग समझते हैं। ये जो रेखाएं हैं, ठीक, पृथ्वी पे जो हम लोगों ने खींची थी अभी, देशांतर रेखा, ये जो रेखा है इनके बीच में कितने का अंतर है, 4 मिनट का। मतलब अगर हम लोग 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट जो टाइम है वो आगे बढ़ जाएगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री हम लोग की कितना है, जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना है वो 82.5 डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो हम लोग यहाँ निकाल ले क्या, 82.5 डिग्री में कितना होगा, तो भैया 1 डिग्री में 4 मिनट है, 82 × 4 कर दो, प्लस जो आधे है ना, पहले 82 ले लें, ठीक, 4 दूनी 8, 328 हो गया। अब प्लस जो आधी डिग्री है 4 का, उसका आधा कर दो 2, हम लोग ने कितना जोड़ दिया, 330। ये क्या हो गया, मिनट, 330 मिनट। अब 300 मिनट को घंटे में बदलो, आप लोग 60 से भाग कर दो, जब करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5.5 आवर। तो हम लोग ये भी समझ गए जो हमारा देश है वो क्यों जो है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है, और क्यों अमेरिका में रात होता है तो यहाँ दिन हो जाती है, क्योंकि अमेरिका तो और भी इधर है। मतलब कि अमेरिका का समय हम लोगों से और भी बहुत पीछे है, ठीक। तो आप लोगों को जिसको ये सब नहीं पता था वो धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। इसलिए हम कह रहे थे ज्योग्राफी जो है अपने आप में एक लिविंग थिंग है। आप लोग समझोगे कि आखिर ये मतलब कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता, इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं एक नई मतलब ऊर्जा लाती हैं, एक जिज्ञासा लाती हैं, ठीक, और इंटरेस्ट बनाती हैं इस दुनिया को भी लोगों के लिए। सेम यही फिजिक्स में भी है। मतलब बहुत कुछ है, पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ठीक।
इतना समझ गए अब हम लोग कि क्यों 5.5 घंटा क्यों आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे ये जो अच्छा ये भी देख लीजिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे के अंदर है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ऐसा क्यों है भैया, ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट है, इधर कितना 97 डिग्री 25 मिनट, तो हम लोग लगभग कितना आगे है, मतलब यहाँ जो देशांतर है वो यहाँ से कितना आगे है 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब कि जो गैप है, गैप कितना आ गया, लैग जो लैग है वो कितना है, गैप वो कम लमसम है 30, ऑलमोस्ट कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। और 1 डिग्री में हम लोगों ने पढ़ा था कितना होता है 4 मिनट, मतलब कि आगे हो जाता है टाइम। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर तो कितना हो जाएगा 120 मिनट, ठीक 120 मिनट, ठीक 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 आवर्स। इसीलिए जो है गुजरात से जो है वो अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे है। मतलब कि अगर यहाँ पर 8 बजे सूरज निकलेगा तो वहाँ पर 6 बजे ही निकल जाएगा, ठीक। इतना आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, मतलब कि वहाँ पहले निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई। अब इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के बारे में। बच्चों हम लोग देख लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, जो कि हमारे देश में लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कैसे मध्य से, पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री मतलब हाफ 23 डिग्री नॉर्थ उत्तर, जो कि कर्क रेखा ऐसे एक अक्षांशीय रेखा है, कौन सी, एक लैटिट्यूड रेखा है, इसलिए उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे, उत्तर। डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में अपने भारत को डिवाइड करती है। वो कैसे, वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक, वरना आप लोग समझ में गए होंगे अगर अच्छे से इस लेक्चर को देखा होगा अभी तक। कर्क रेखा 23-23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू 8 स्टेट्स, मतलब कि ये जो रेखा है कर्क रेखा वो इंडिया के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे, जिसमें कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री और कर्क रेखा के साथ साथ हम लोग मकर रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सब कुछ अच्छे से देख लेंगे। ये हमारा मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, जो कि हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी। हम लोग ने पढ़ा था एक जो रेखा है वो ये कौन सी है 0 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर, क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा, ठीक। अब एक लाइन और निकलती है इधर से, ये कौन सी है, 2 लाइन, ठीक, 2 लाइन, एक निकलती है नॉर्थ से और एक सेम निकलती है कहाँ से, एक निकलती है साउथ से, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था जो लेटी है वो लेटीट्यूड ही होगा, ठीक, मतलब कि उत्तरी अक्षांश। फिर एक ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। याद रखना जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, वो भारत में, मतलब कि पृथ्वी में कहाँ है, वो उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। कहाँ से, उत्तरी गोलार्ध में, और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये हम लोगों ने कर्क रेखा समझा, ये होगी 0 डिग्री और सेम नीचे ही 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री साउथ में, कहाँ 23.5 डिग्री। अब देखिए नॉर्थ, ये साउथ में आ गए हम लोग, अब यहाँ पर साउथ की बात चलने लगेगी। 23.5 डिग्री इसको कहते हैं हम लोग साउथ लैटिट्यूड, क्या कहते हैं, साउथ लैटिट्यूड, मतलब कि दक्षिणी अक्षांश, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, मकर रेखा। याद रखना जो मकर रेखा है वो साउथ में 23.5 डिग्री है, अगर नॉर्थ आ जाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने क्लिक कर दिया। तो याद रखना जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो साउथ में है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उत्तर में, ठीक, उत्तर में।
और देश से, भारत से, मतलब कि अपने देश से कौन से गुजरती है, वो सारे 23 डिग्री ही एकमात्र जो रेखा है वो गुजरती है, बाकी कोई रेखा नहीं गुजरती है। ठीक, तो इतना समझ आ गया। अब लगे हाथ हम लोग और भी देख लेते हैं। ये तो होगी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक रेखा और इधर, मतलब एक हिसाब से सर्कल है, ये पृथ्वी गोल है ना पूरा, तो इसको हम लोग सर्किल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्किल। एक हिसाब से पूरी तरह से सर्किल है, रेखा नहीं, एक सर्किल मान सकते हैं। ठीक, वृत्त के टाइप का बना है। ठीक, जैसे गोल पृथ्वी है, ये तो पूरा ऐसे है ना, ये रेखा है, तो इसको सर्किल भी समझ सकते हैं। अब एक रेखा और है यहाँ पर, क्या है, ये अंटार्कटिक वो है अंटार्कटिक, इसको थोड़ा नीचे से खींच लो। ठीक, इसको कहते हैं अंटार्कटिक, क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल, या इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। ये कितनी है? ये है 66.5 डिग्री। कितनी है? 66.5 डिग्री साउथ। ये अगर पूछ दें अंटार्कटिक वृत्त कितना है अंटार्कटिक सर्कल, तो 66.5 डिग्री साउथ है। और सेम यहाँ पर भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये कौन सा है? ये अंटार्कटिक है। और इसका क्या नाम देते हैं हम लोग? आर्कटिक। क्या देते हैं? आर्कटिक वृत्त, या इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल। ठीक, आर्कटिक सर्कल आप लोग याद रखना। तो इतनी चीज़ें देखिए, पढ़ना हम लोगों को कर्क रेखा ही था, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन फिर भी लगे हाथ हम लोगों ने समझ लिया कि आप लोगों के माइंड में ये सब भी आ जाए, जो कि मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, कंपटीशन वाले एग्जाम की, या यूपीएससी पीएससी की कर रहे हैं, उनको भी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाए। अब एक जो नीचे सबसे होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया हमारा साउथ पोल। क्या है? ये हमारा साउथ पोल है। ये एक बिंदु होता है एक हिसाब से, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और ये होता कितना है? ये 90 डिग्री साउथ हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। ठीक, या इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और हम लोग ने बात कर लिया था, जब इक्वेटर से अगर हम लोग पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारा अक्षांश रेखा है उनकी लंबाइयाँ घटेंगे। क्या करेंगी? उनकी जो लंबाई है वो घटेगी। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब हम लोग एक ट्रिक से जान लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कि जो कर्क रेखा है, वो भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो लाइन कह रहा है कि उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भैया हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 6 डिग्री 4 मिनट से भारत की बात कर रही है। ठीक, ये दक्षिणी है, ये उत्तर। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। अब अगर देखो बीची से तो कहीं से ये कर्क रेखा निकलेगी ऐसे 23.5 डिग्री। ठीक, बीची में तो आएगा 23.5 डिग्री। देखिए यहाँ से कितना 17 ऊपर जा रहा है, और यहाँ से भी लगभग कितना 14-15, मतलब कि लगभग जो है वो 2 बराबर भागों में बांटती है जो कर्क रेखा है। ठीक, इतना समझा गया। अब देखते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत में कहाँ से गुजरती है। ठीक, ये हमारा भारत हो गया। ये गुजरात से होकर चालू होती है। कहाँ से? गुजरात से ऐसे निकलती है। ठीक, ऐसे जो है वो कर्क रेखा जो है ऐसे निकलती है। तो अब मान लीजिए, अब बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो भैया इसकी एक ट्रिक है, याद कर लेना आप लोग। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा, ठीक, झार, मित्र पर गमछा जार। मी से भैया हो गया क्या? मिजोरम। याद रखना आप लोग अच्छे से। त्रात हो गया हमारा त्रिपुरा। पास हो गया दोस्तों वेस्ट बंगाल, या इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। रात हो गया हमारा राजस्थान। ठीक, 4 राज्य हो गए। अब 4 राज्य और बचे। गाथ हो गया दोस्तों हमारा क्या? गुजरात। फिर आता है माँ से मध्य प्रदेश। छात हो गया दोस्तों क्या? छत्तीसगढ़। और झार से हो गया हमारा झारखंड। ठीक, तो ये जो लगभग है 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जिसको हम लोगों ने ट्रिक से समझ लिया। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक,
और छत्तीसगढ़ यहाँ तो गुजरती है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन की तुरंत ही हम लोग बात कर लेते हैं, लगे हाथ। आप लोग इसका अच्छा स्क्रीन बिगाड़ दिया, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का ही ले लीजिए, ठीक। वो जो है वो ज़रूरी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, जिसमें कि आप ये कभी भूलें ना। भारत के क्षेत्रफल में आप लोगों को देखना है कि कैसे जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 2 मतलब कि जो क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है, और जबकि पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या का 17.5% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 2.4% के ऊपर निवास कर रही है। तो सोचिए हमारे देश के ऊपर कितना जनसांख्यिकी जो दबाव होगा वो हमारे देश पर होता है, मतलब कि होगा। अगर देश को अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर मानव को अच्छा संसाधन, गुड रिसोर्स में ना डेवलप किया जाए तो जो भारत है, भारत के ऊपर कितना प्रेशर पड़ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना भार पड़ेगा, भारत के संसाधन पर। लेकिन अगर यही जो जनसंख्या है, अगर इनको अच्छे से शिक्षित, अच्छे से स्किल्ड कर दिया जाए तो जो हमारा देश है वो विश्व गुरु बनने में भी पीछे नहीं सकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जनसंख्या ही बढ़ाओ, जनसंख्या ना ही बहुत अच्छी चीज़ है और ना ही बहुत खराब, लेकिन अब जनसंख्या है बड़ी तो इसका फ़ायदा ही उठाना चाहिए ना। अब हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से तो देखना ही चाहिए। तो इतना आप लोग समझ के ये देखिए, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 32,87,000। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व का, मतलब कि जो पूरी पृथ्वी है, ठीक। यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका महादेश है, देश है, ये यूरोप है, ठीक। यहाँ पर पूरा क्या है, यहाँ एशिया है, ठीक। ये नीचे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक। इधर अंटार्कटिका महाद्वीप है। कुल मिला के ऐसे टोटल 7 महाद्वीप हैं हम लोगों के। अब जो पूरे जो ये वर्ल्ड है, वहाँ का जो भारत का जो वो क्षेत्रफल कितना है, खाली 2.4% है, और जो पूरे देश की आबादी है ना 100% में से उसके आबादी का कितना रह रहा है, 2.4%। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर 100% पॉपुलेशन में से जो 2.4% है, 2.4% जो 100% जो वो है क्षेत्रफल, एरिया, 100% एरिया की बात चल रही है, 100% एरिया का जो 2.4% है, ठीक, कितना 2.4%, वो कहाँ रह रहा है, वो इंडिया में रह रहा है, भारत देश में अपने रह रहा है, ठीक। 2.4% भारत देश में रह रहा है। लेकिन 100% ये क्या है, ये है पॉपुलेशन, ये है हमारी जनसंख्या, इसका कितना है 17.5%, वो कहाँ है, वो भारत में रह रही है। मतलब कि 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत में है, टोटल एरिया का, जितने भी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, धरती की, अर्थ की बात कर रहे हैं, और 100% में से उसका 17.5% क्या है, जो पॉपुलेशन है वो भारत में। मतलब कि देखिए कहीं कहीं तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। देखिए हम लोग ऐसे समझते हैं, कैसे, ये देखिए भारत का, और एक चीज़ और पहले समझ लीजिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जो भारत है, भारत का अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो 7वें नंबर पर आता है। बाकी जो 6 देश है कौन कौन जो भारत से बड़े हैं, तो उसको ऐसे याद रखिए। नंबर 1 पे कौन सा है हमारा, नंबर 1 पे आ जाता है दोस्तों रूस। क्या आ जाता है, रूस, जिसको हम लोग कहते हैं रसिया, सॉरी दोस्तों, रसिया, ठीक, रूस। फिर आ जाता है कौन, कनाडा, ये आता है नंबर 2 पे, ठीक। ये नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, कौन आता है, कनाडा। फिर आ जाता है दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा अमेरिका, ठीक, या इसको कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है चीन, चाइना, कौन, चमगादड़ चाइना, इसको क्या कहते हैं, चमगादड़ चाइना, है ना, बहुत ख़राब देश है ये चाइना। फिर 5वें नंबर पर कौन आता है, 5वें नंबर पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। फिर आता है ब्राज़ील, कौन आता है, ब्राज़ील, ठीक।
ठीक, ब्राज़ील की राजधानी याद रखना, कैपिटल कौन है, ब्राज़ीलिया। ठीक, फिर छठे नंबर पर कौन आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जबकि एक महाद्वीप भी है और देश भी है, याद रखना, एक ही महाद्वीप है और एक ही देश है उसमें। ठीक, और भारत एशिया में कितने देश हैं, बहुत हैं, चाइना है, रसिया भी आधा एशिया में आ जाता है। ठीक, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब कौन है, एशिया का पार्ट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ठीक, फिर अपना 7वें नंबर पर आता है भारत। अब देखिए हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक, बताना हम आप लोग को ये चाह रहे हैं कि ये देखिए रसिया जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी जनसंख्या उतनी कम है। ठीक, सबसे बड़ा देश है, ठीक, बहुत है क्षेत्रफल में, और भारत 7वें नंबर पर है, किसमें, क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या देखिए सबसे ज़्यादा। अब तो चाइना को भी पछाड़ दिया, पहले चाइना से कम थे, चाइना जो था हमसे आ गया था पॉपुलेशन में, लेकिन अब क्या है, अब जो नए आंकड़ों के अनुसार इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल गया है, किसमें, जनसंख्या में। ठीक, तो कुल मिला के हमें ये करना है, अब हम लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है भैया, अब कम भैया एकदम से तो कम कर नहीं देंगे, धीरे धीरे जो है कानून लाए जाएंगे, है ना, कुछ कानून ऐसे बनाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन अब जो जनसंख्या है इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए, भारत की तरक्की में इनका तो रोल अब अहम करना चाहिए। तो क्या होगा, अब देखिए नए नए जो है वो स्किल स्टार्टअप हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक किया जा रहा है जनता को, नई नई स्कीमें लाई जा रही हैं, हर तरह के कोर्सेज सरकार की तरफ से भी लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कुल मिला के एक स्किल्ड जो है यंग पॉपुलेशन, यंग जनरेशन को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत के लिए एक अच्छी बात भी है, भारत की जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन भारत में जो यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत को कहीं ना कहीं एक हिसाब से जनसंख्या वरदान के रूप में भी साबित हो सकती है, जो कि हो भी रही है धीरे धीरे। खाली उनको जो है सही दिशा देने की ज़रूरत है, सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी लिखा रहे सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी को भी आप हल्के में मत लेना। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं इंडिया के कुछ फीचर के बारे में, जो भौगोलिक फीचर है, ठीक, ज्योग्राफिकल जो फीचर हैं उसके बारे में अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए बात क्या कर रहा है, ज्योग्राफिकल जो फीचर है, ठीक, मतलब कि जो भौगोलिक विशेषताएं उसके बारे में देख लेते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो याद रखना, ये जो है ये तो लेफ्ट में है, ठीक, ये लेफ्ट का पार्ट है, ये राइट में। राइट में कभी कभी आ जाता है कि बे ऑफ बंगाल, मतलब राइट में भारत के दाएं तरफ कौन सा सागर है, या पूछ देंगे कि भारत के कहाँ, भारत के पूरब में या भारत के ईस्ट साइड जो है वो कौन सा सागर है। तो याद रखना, ईस्ट में कौन सा है, पूरब में कौन सा सागर है, वो है बे ऑफ बंगाल, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। लेकिन अगर ये पूछ दें नीचे, अगर वो पूछ दें, अब इधर क्या है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में, वो कहाँ है, देखो ये दक्षिण का एरिया है, और इधर पूरब मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ, इधर कहीं पर क्या है, ये जो है अंडमान और निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह, ये निकोबार पूरा। तो ये यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, साउथ ईस्ट, कहाँ, साउथ ईस्ट में, कहाँ, साउथ ईस्ट में। कौन है हमारा, दक्षिण पूर्व की बात चल रहा है, कहाँ, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, आइलैंड, ठीक, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार है, सेम यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप समूह है, क्या है, लक्षद्वीप समूह या लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप समूह है। अब इधर की बात कर लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है थार डिजल्ट, क्या है, थार डिजल्ट, जो कि कहाँ है, रेगिस्तान, राजस्थान के पास है, थार डिजल्ट, इसको क्या कहते हैं, थार का रेगिस्तान, क्या कहते हैं, थार रेगिस्तान। और ये पूछते कहाँ पर है, ये इंडिया में ही है, किस साइड है, तो पश्चिम का साइड है, कहाँ है, पश्चिम में है। अब ये जो है, ये जो गुजरात का देखिए दो इलाका है, ये जो है ये ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं रण ऑफ कच्छ, क्या कहते हैं, रण ऑफ कच्छ, क्या कहते हैं, रण ऑफ कच्छ, ठीक,
रण कच्छ कहते हैं, मतलब कि कच्छ का रण, इसको क्या कहते हैं, कच्छ का रण। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक। और बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पाक स्टेट के द्वारा, मतलब कि जिसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक, मन्नार की खाड़ी के द्वारा एक कौन सी वो देश है हमारा जुड़ा हुआ है, वो है क्या, इधर पाक स्टेट भी कहते हैं, पाक स्टेट, या पूछ देंगे मन्नार के गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक, मन्नार की खाड़ी के तहत या पाक स्टेट के तहत, ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, ठीक, मन्नार की खाड़ी या पाक स्टेट कुछ भी कह सकते हैं। इसके द्वारा कौन सा एक देश जुड़ा है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो दो देश है वो जो कि हम लोग अभी तो पढ़ेंगे ना, भारत के पड़ोसी देश में, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। इधर एक देश और है, मालदीव देश है, जो कि हम लोग आगे समझेंगे कि भी। इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ऊपर जम्मू कश्मीर है, ठीक, इधर से हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, कर्क रेखा जो है बीच से निकलती है, जो कि आप लोग देखिए, इस लेक्चर को आप लोग 1 से 2 से 3 बार देख लेना है ना, जिसमें कि कोई भी कन्फ्यूजन रहना जाए, नोट्स भी बना लेना, ठीक। बाकी इसके बाद तो हम लोग रिवीजन करेंगे, हम भी कराएंगे, तो इतना आप लोगों को समझना जरूरी था। ये एक बार अच्छे से देख लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक, फिर अलग आगे चालू करें। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं भारत के पड़ोसी के बारे में, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, किस दिशा में है, कहाँ पर हैं, जल के द्वारा कौन जुड़े हुए हैं, कौन स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक। तो जैसे ये हमारा देश है, ठीक, ये हमारा देश है, ये क्या है, ये भारत का क्या है, ये भारत की कोस्टल लाइन है, या इसको कहते हैं तट रेखा, ठीक, तट रेखा। अच्छा, तट रेखा के बारे में एक चीज़ और देख लेना जो छूट गया था, कि इसमें कहा गया है एनसीईआरटी में, जो भारत का जो साउथ वाला पार्ट है, जो दक्षिण का भाग है, भारत का जो दक्षिण का भाग है वो उत्तर की तरफ चौड़ा है। भैया पूरा मत समझ लेना, ठीक, पूरा मत समझ लेना, क्योंकि उत्तर की तरफ तो जो है वो कम है, ठीक, उत्तर के ऊपर तो नैरो हो गया, संकीर्ण हो गया। खाली ये कोस्टल लाइन की बात कर रहा था, जो तट रेखा था, कोस्ट लाइन, ये देखिए नीचे से जो है वो ऊपर, मतलब उत्तर की तरह चौड़ा है, कौन सी, कोस्ट लाइन। ऊपर तो फिर कौन सी है, लैंड, मेन लैंड की बात आ गई ऊपर की तरफ, ठीक, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये गुजरात है, और यहाँ पर कहीं पर क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान, कौन है, पाकिस्तान, ठीक, भारत के पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, यहाँ है पाकिस्तान, ठीक, जो कि कहाँ है, जो कि है नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लगाओगे आप लोग, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान। इधर ही कौन जुड़ा है, अफगानिस्तान, भारत में इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक, कौन है, अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान यहाँ पर जुड़ा हुआ है। लेकिन अब बात करते ऊपर कौन है, उत्तर में कौन है, फिर यहाँ पर भारत, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो जो पूरा है, इधर ये नेपाल है, ठीक, उत्तर में कौन है हमारा, नेपाल है। फिर इधर से चाइना जुड़ा हुआ है, ठीक, चाइना हालांकि अरुणाचल प्रदेश से पूरब से भी सीमा साझा करता है अपना, ठीक, अरुणाचल प्रदेश से, इधर से चाइना जुड़ा हुआ है, इधर से है ना, इधर नेपाल है, उत्तर में कौन है, नेपाल। इधर पर एक हमारा भूटान देश है, ठीक, ये ऊपर है, ठीक, मैप थोड़ा गलत बना हुआ है, ठीक। तो उत्तर की बात कर ले तो कौन कौन है, चाइना, नेपाल और भूटान। उत्तर पश्चिम में कौन है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। लेकिन अगर पूरब में बात कर दे तो यहाँ पर छोटा सा देश है, कौन था, एक है कौन सा, इसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश, क्या कहते हैं, बांग्लादेश, ठीक, ये हमारा कौन है, बांग्लादेश। और इधर साइड में, इधर फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से एक देश और कौन से वो सीमा साझा करता है, लैंड बाउंड्री, वो है म्यांमार, क्या है, म्यांमार, याद रखना आप लोग, कौन है, म्यांमार। अब देखिए ये तो हो गए टोटल कितने, 7 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग जो हैं सीमा साझा करते हैं। अगर पूछ दे कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है, ठीक, वो सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा कौन साझा करता है, ठीक, वो कौन है, बांग्लादेश, याद रखना, कौन है, बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा, ठीक, सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे ज़्यादा, प्लेस इधर लगा लो, ठीक, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन साझा करता है, तो याद कर रखना, अफगानिस्तान, कौन, अफगानिस्तान, ये लगभग 606 किलोमीटर ही सीमा साझा करता है। तो सबसे कम जो है वो कौन है, अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा कौन है, वो है बांग्लादेश। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारे जो जलीय पड़ोसी हैं या समुद्री पड़ोसी कर लेते हैं, उनमें से कौन है। एक है इधर जो है, जो किसके द्वारा जुड़ा है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ, पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं सब। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर आवर साउदर्न नेबर्स, मतलब जो दक्षिण के जो पड़ोसी हैं, दक्षिण की तरफ, दक्षिणी पड़ोसी, अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द इसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ कौन है, ये है श्रीलंका, ठीक,
जो कि एक ये क्या है, ये एक गल्फ ऑफ, इसको मन्नार कहते हैं, मतलब कि इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक, क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, इसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। और इसी को कहते हैं पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि है ना, पाक जल संधि भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये जो छोटी सी जल संधि के तहत कौन सा एक देश जुड़ा है, वो जुड़ा है श्रीलंका। कौन सा देश जुड़ा है, श्रीलंका। और इधर ही एक हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा जो दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में एक और कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, वो है लक्षद्वीप। कौन सा है, वो है लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं। लक्षद्वीप के ही दक्षिण में कौन है, लक्षद्वीप के दक्षिण में ही एक देश है जो भारत का पड़ोसी है, वो कौन है, वो है मालदीव। कौन है दोस्तों, वो है मालदीव। कौन है, मालदीव। ठीक, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब तक तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कहीं। दोस्तों अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारत का व्यापार कैसे होता था और किस तरह से मार्ग बने थे, कैसे जल मार्ग की खोजी। ठीक, और किस तरह से भारत एक केंद्रीय स्थिति, एक सेंट्रल पोजीशन जो है वो रखता है विश्व तक पहुंचने के लिए, और विश्व में भारत की क्या महत्ता है, पुराने समय से कैसे रही है, वो सब कुछ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले कह रहा था इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ये देखिए, ये पूरा एशिया है। क्या है, ये पूरा एशिया है। ये हो गया ईस्ट एशिया, और ये भारत भी एशिया का पार्ट है, और ये वेस्ट एशिया। वही कह रहा है ये देखिए, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ अमेरिका। क्या है, साउथ अमेरिका। ऊपर कनाडा है, ये देश है। ठीक, ऊपर जो है कनाडा है, ये पूरा यहाँ पर यूएसए है। ठीक, और ये जो है हमारा, पहले हम लोग महाद्वीप समझ ले, कॉन्टिनेंट। ये कौन सा है, ये नॉर्थ, एक मिनट, ये है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये कौन सा है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक, याद रखना। ये कौन सा महाद्वीप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना, अगर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछ दे, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। और जो अगर सबसे छोटा पूछ दे तो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कौन सा है, ये है हमारा यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट। ये पूरा है एशिया कॉन्टिनेंट। और ये है हमारा अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका समझ लेना। ठीक, अब देखिए, इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं हमारा जो एनसीईआरटी क्या कर रहा है। एनसीईआरटी कह रहा है द इंडियन लैंडमार्क द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मतलब कि जो भारत भूखंड है, भारत का जो भूखंड है, भारतीय भूखंड, वो ईस्टर्न एशिया। ये देखिए, मतलब कि ये ईस्टर्न एशिया वो ईस्टर्न एशिया। ठीक, ये ईस्ट वाला एशिया हो गया पूर्वी, और ये पश्चिमी। पश्चिम के किस में है, बीच में, लेकिन बीचों बीच नहीं है। ये ईस्ट और वेस्ट एशिया का दक्षिणी विस्तार है। कौन सा, साउथर, मतलब साउथ में विस्तार है। इंडिया इज द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक, कौन सा, एशिया कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का जो भारत है वो कौन सा है, वो दक्षिणी विस्तार है। और है कहाँ, बीचों बीच में, लेकिन कहाँ पर, दक्षिणी, साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन है, दक्षिणी विस्तार है। इतना समझा गया। अब आगे कर रहा है इंडिया ओशन, मतलब कि इंडियन ओशन है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। एक पहला जो है महासागर ऐसा है जिसका नाम जो है भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहा गया इसे। ठीक, किस लिए, क्योंकि भारत की ऐसी स्थिति के कारण। भारत की स्थिति देख लीजिए, ये तीनों तरफ से जो है पानी, इससे जो है भारत को व्यापार करने में बहुत आसानी होती है, वो कहीं से भी। और स्थल मार्ग से भी देखिए, वो यूरोप भी पहुंच सकता है, एशिया में भी हर तरफ पहुंच जाता है, मध्य एशिया में भी इधर भी पहुंच जाएगा, राइट साइड भी, हर तरफ से। अफ्रीका में जाना है तो डायरेक्ट पहुंचेगा। मतलब कि भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति की वजह से, भारत की ऐसी जो जोग्राफिकल जो कंडीशन है उसकी वजह से। अब देखिए क्या कह रहा है, विच गिव्स इंडियन ओशन विच मर्ज, इतना समझाया। अब कह रहा है इंडियन ओशन, मतलब कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर विच मर्ज
यूरोप कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज इन द वेस्ट। मतलब कह रहा है कि मर्ज जो हिंद महासागर है वो किसको मर्ज कर रहा है, मिला रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को पूर्वी एशिया देश को, मतलब पूर्वी एशिया जितने भी देश हैं पूर्वी एशिया के या ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उससे किसे मिला रहा है, पश्चिम में। ये देखिए पश्चिम में, ये देखिए हिंद महासागर है, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये एशियन कंट्रीज, इसको कौन मिला रहा है, ये देखिए इधर से एशियन है, ये हिंद महासागर, यहाँ से कौन आते हैं, यूरोप वाले, और हिंद महासागर के जरिए मिलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब लास्ट कर रहा है विच गिव्स इंडिया अ सेंट्रल पोजीशन, ठीक, जो कि भारत को एक मध्य मतलब कि सेंट्रल केंद्रीय स्थिति देता है, सेंट्रल पोजीशन। ये देखिए बीचों बीच में, यूरोप और एशिया के एकदम बीचों बीच में कौन है, हालांकि एशिया भाग है लेकिन अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें, ट्रेड की दृष्टि से देखें, एकदम सेंट्रल लोकेशन देता है, जो कि ट्रेड के लोकेशन के हिसाब से व्यापार की दृष्टि से भारत की एक बहुत अच्छी स्थिति है। इसीलिए अगर हम लोग इतिहास भी पढ़ के देखें, हिस्ट्री भी, भारत के जरिए हर जगह, विश्व में हर जगह जो है व्यापार होता था, और काफ़ी भारत के जो मसाले हैं, कपड़े हैं, हर जगह बहुत पसंद किए जाते थे। और यूरोप में खासकर मिर्च खाया जाता है, तो भारत के जो मसाले थे, खासकर उसमें काली मिर्च, उसका जो निर्यात था, एक्सपोर्ट था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, अभी भी होता है। किसके जरिए, यूरोप के जरिए। इसकी भी एक कहानी है कि कैसे जो है कि एक ये जल मार्ग कैसे हुआ। देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पर था इटली, ठीक, इटली क्या करता था, वो अरब देश से, इटली जो था जब अरब कंट्री का विस्तार नहीं हुआ था, इटली क्या था, वो भारत से लेता था मिर्च मसाले और यूरोप की जो बाकी कंट्रीज थी उसको बेचता था महंगे दामों में। अब इटली जो था वो उसका वर्चस्व जो था वो हाई होता जा रहा था, इटली जो है वो प्रोग्रेस करता जा रहा था। इससे जो था ये जो वेस्ट के और भी जितने वेस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं उनको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, उनको भी वर्चस्व, वो भी चाहते थे कि हम भी डायरेक्ट इंडिया से व्यापार कर पाए। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो थे लोगों ने दिमाग लगाना चालू किया, फिर यहाँ से निकले वास्को डी गामा, फिर उन्होंने एक जल मार्ग खोजा, वो यहाँ से घूमते अफ्रीका से कहाँ पहुँच गए, यहाँ कब पहुँचे, 1498 ईस्वी को। फिर जैसे यहाँ से जल मार्ग, देखिए भारत पहले भी था, अगर ये पूछा जाए भारत की खोज कब हुई, ये कभी नहीं पूछता, भारत की तरफ जाने वाले जल मार्ग की खोज कब हुई सबसे पहले, तो 1498 में किसने की थी, वास्को डी गामा ने, याद रखना ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर जैसे यहाँ से गए फिर बहुत से लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे, ठीक, फिर भारत व्यापार जो है जल मार्ग द्वारा भी खुल गया। अब ये जो दूरी थी ये थी लगभग 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी पड़ती थी। फिर बीच में ये जो इधर क्या है, इधर इजिप्ट है, मिस्र, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, यहाँ पर एक मार्ग खुली सुएज नहर। फिर सुएज नहर के जरिए जो है, जब सुएज नहर जब से खुल गई तो ये जो दूरी थी 7000 किलोमीटर ये भी बंद हो गई, कम हो गई, मतलब कि फिर कौन यहाँ से जाएगा इतना घूम के, जब एक नहर खुल गई है। फिर जब ये खुली तो भारत के द्वारा व्यापार और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होने लगा, और धीरे धीरे यही है जो हम लोग इसको हिस्ट्री में समझेंगे बहुत अच्छे से ना, वरना भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना आप लोग को अच्छे समझाएगा। अब कह रहा है विच गिव्स इंडिया सेंट्रल पोजीशन, जो कि इंडिया को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। द डेक्कन पेनिसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में जो दक्कन का पठार है वो हिंद महासागर में फैला हुआ है, ऐसे, ठीक, जो है वो ऐसे फैला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ कौन है, यहाँ नीचे कौन है, इंडियन ओशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर, ठीक, ये जो है अटलांटिक महासागर, ये जो है पूरा अटलांटिक महासागर। या क्वेश्चन आ जाए कि दंतुरित आकार वाला जो है वो महासागर कौन सा है, वो कौन सा है, अटलांटिक ओशन है हमारा। कौन सा ओशन है, अटलांटिक। यहाँ पर कौन सा ओशन है, प्रशांत महासागर, या हम लोग कह देंगे पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन, पैसिफिक ओशन, जो कि इधर और इधर दोनों साइड मिलेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो जब इसको पूरा मोड़ दोगे ये चीज़ तो एक ही है ना। और इधर हमारा हिंद महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, ठीक। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं जो त्रिभुजाकार है, ट्रेंगल शेप का कौन सा है, वो हिंद महासागर है। एस आकार का कौन सा, ये देखिए इसका जो आकार है वो एस टाइप का बनना है, अटलांटिक, तो एस आकार का कौन है, वो है हमारा अटलांटिक ओशन। वृत्ताकार पूछ दें, जो पैसिफिक ओशन है वो कैसा है, सर्कुलर शेप में है, मतलब कि वृत्ताकार है, वो कौन सा हमारा ये, जो कि हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप लोगों को इस क्लास में बने रहना है अच्छे से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, मतलब कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे, उसको
भी बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे तो आप लोग मैप के द्वारा भी अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर जो है उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, बहुत डीपली समझ सकेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको आंसर कैसे लिखना है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और आप लिख कुछ आ रहे हो। अगर आपको टॉपर में आना है, अच्छे नंबर लाना है, तो फिर जो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन को समझो और उसी हिसाब से लिखो। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, और इसको 2 से 3 बार जरूर देख लेना, है ना। 2 बार तो देख ही लेना, जिससे कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में घुस जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए।